और आपकी पूरी सी ये जर्नी में कोई भी गोल्ड मेडल और मेरिट ना हो। अच्छा, ये है कि अभी कैप ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले तो सिर्फ़ गोल्ड मेडल मिलता था। तुम्हारे अगर हम सारे मार्क्स को एग्रीगेट करें तो तुम्हारे जो है वो टॉप 5 हाईएस्ट मार्क्स इस टाइम पे माशाल्लाह बनते थे जी, यार, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर उसको हम समराइज़ करें तो प्राइमरीली हमारे पास इसमें ऑडिट है, अकाउंटिंग है, लॉ है, टैक्स है। अच्छा, अगर मैं आपको अपने रूटीन के बारे में बताऊँ या अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, तो कैफ में तो मेरा रूटीन या स्ट्रैटेजी ही होती थी। और तुम मिज़ान बैंक वगैरह का भी तुमने ऑडिट किया तो काफ़ी लेट सेटिंग्स वगैरह होती होंगी। तो जी, फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम किस तरीके से अपने आप को यार अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते थे? और फिर मैं 2 घंटे के लेक्चर्स ले लेता हूँ फ़र्म जाने हुँ। से पहले। और उसके बाद 7-8 घंटे ही होते हैं फिर वर्किंग आवर्स हमारे। लेक्चर्स को प्लान कर लिया कि ठीक है यार सीज़न चल रहा है, सही है, कोई मसला नहीं, अपने आप को ज़्यादा मैं ओवरवेल्म नहीं करूँगा। बहुत एक चीज़ जो मुझे ज़ैन की बड़ी अच्छी लगी, बहुत ही कैलकुलेटेड जो है वो ज़ैन ने अपनी सीफ़ैप करा है। हार्ड वर्क ये होता है कि मतलब एक दिन आता है हफ्ते में, उसमें दिल चाहता है कि आप 5 घंटे भी पढ़ लें, उसमें बड़ा प्रोडक्टिव भी आप फील कर रहे होते हुँ। हैं, तो आप 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं। लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए, जो कि होता है, बिल्कुल होता है, और उसके लिए आना भी चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग इट, बट और हमारा हमारा प्रोफ़ेशन भी ऐसा है ना कि वो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो मुझे अब सब कुछ आता है। कितनी आर्टिकलशिप रह गई है ज़ैन अभी आपकी? मेरी अभी 1.5 साल रहेगी। 1.5 साल रह गई है, ज़बरदस्त। बट अगर अगर तुम ये जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसमें भी थोड़ा-सा यार स्टूडेंट्स वगैरह को बताओ कि तुम मिडल ईस्ट या यूरोप को जो सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा क्राइटेरिया है नॉर्मली? और उसी के साथ साथ फिर आपकी इंक्वायरीज चल रही होती हैं क्लाइंट्स के साथ, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे इवॉल्व हो जाते हैं। वंस अगेन ज़ैन थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस यार माशाल्लाह फॉर द अस्सलाम वालेकुम। यार वो जो कहते हैं ना कि जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपकी पूरी सी ये जर्नी में कोई भी गोल्ड मेडल और मेरिट ना हो, और जैसे ही आपके पास क्वालिफिकेशन का रिजल्ट आए तो साथ ही साथ पता चले कि जी आपका ओवरऑल सीए में मेरिट सर्टिफिकेट आया है और ओवरऑल सीफैप में मेरिट सर्टिफिकेट आया है। मेरे साथ मौजूद है ज़ैन। ज़ैन मुझे थोड़ा सा यार इसके बारे में बताओ कि ये ओवरऑल जो सीए में मेरिट सर्टिफिकेट है, ओवरऑल सीफैप में जो मेरिट सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली होता क्या है यार ये? सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये है कि अभी कैप ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले तो सिर्फ गोल्ड मेडल मिलता था इस कैटेगरी में, बट अब टॉप 5 को मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली ये होता ही है कि ओवरऑल सी फैप में ये होता है कि आपके जो सी ए फाइनल के एग्रीगेट बेसिस पे पर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को एग्रीगेट करके उसके मार्क्स निकाले जाते हैं, हुँ, और टॉप 5 को ये मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। और फिर ओवरऑल सीए का ये होता है कि फ्रॉम पीआरसी। फ्रॉम फ्रॉम पीआरसी नहीं, फ्रॉम कैफ टू ऑल द वे टू सीए फाइनल, इस तरह से एग्रीगेशन तो होती हम है। तुम्हारे अगर हम सारे मार्क्स को एग्रीगेट करें तो तुम्हारे जो है वो टॉप 5 हाईएस्ट मार्क्स इस टाइम पे माशाल्लाह बनते थे जी, यार, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब सब्जेक्ट में ही आ गया, इसका मतलब गोल्ड मेडल में मेरिट है। कह सकते हैं। तो यार मतलब लेकिन आई मीन बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ये एक चीज़ है कि जी, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इसका मतलब ये है कि आई मीन अगर आप सीए की क्वालिफिकेशन को देखो, तो अगर उसको हम समराइज़ करें तो प्राइमरीली हमारे पास इसमें ऑडिट है, अकाउंटिंग है, लॉ है, टैक्स है, कॉस्टिंग है, बीएफडी है, और यही सब्जेक्ट जो है वो वापस से कैफ के बाद सीफएप में रिपीट हो जाते हैं। तो आइडियली जो हमारी फील्ड है वो 7-8 सब्जेक्ट्स के अराउंड इवॉल्व होती है। इस बार सस्टेनेबिलिटी भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो यार ये कैसे पॉसिबल होता है? हर स्टूडेंट जो होता है वो नॉर्मली किसी 1-2 एरियाज़ में या 1-2 सब्जेक्ट्स में नॉर्मली स्ट्रगल करता है। लाइक फॉर एग्जांपल थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छा है। लेकिन तुम्हारे जो ओवरऑल सर्टिफिकेट आया है इसका मतलब ये है कि तुम हर सब्जेक्ट में तुमने माशाल्लाह कंसिस्टेंटली एक अच्छा परफॉर्म किया है। तो जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंसी का क्या सीक्रेट था यार? अच्छा, अगर मैं आपको अपने रूटीन के बारे में बताऊँ या अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, तो कैफ़ में तो मेरा रूटीन या स्ट्रैटेजी होती थी कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता था, तब तक मैं अपने कोई रिविज़न या अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं बस ये इंश्योर कर लेता था कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं उनके साथ क्लासेस लेता रहूँ, और उनकी जो असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क्स हैं, वो मैं करता रहूँ। यस। और जैसे ही फिर रिज़ल्ट आ जाता था, तो जिस ऑर्डर में वो टीचर्स ने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उसी ऑर्डर में मैं अपनी प्रैक्टिस और अपनी रिविज़न शुरू कर देता था। सही, लेकिन फाइनल में आके फर्म के हुँ, साथ और लेट सेटिंग्स, हुँ। और तुम मिज़ान बैंक वगैरह का भी तुमने ऑडिट किया तो काफ़ी लेट सेटिंग्स वगैरह होती होंगी। तो जी। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम किस तरीके से अपने आप को यार अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते थे? जी, तो होता ये था कि ऑन सीज़न में तो मैं नहीं पढ़ता था। ऑन सीज़न में मैं भी खुद भी कोशिश करता था कि मैं ना पढूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैं मैक्सिमाइज़ करूँ। मुझे मज़ा भी आता है जो हम करते हैं। हुँ। तो अच्छा अच्छा होता है जो सीज़न, मुझे आई एन्जॉय इट एज़ लॉन्ग एज़ मेरी नींद पूरी हो रही है, तो आई एन्जॉय इट। जो बहुत कम होता है। जी। तो फिर ऑफ सीज़न में ये होता है कि मैं फ़र्म जाने से पहले मैं उठ जाता हूँ साढ़े 6-7 बजे तक। और फिर मैं 2 घंटे के लेक्चर्स ले लेता हूँ फ़र्म जाने हुँ। से पहले। और उसके बाद 7-8 घंटे ही होते हैं फिर वर्किंग आवर्स हमारे। उसके बाद घर आने के बाद फिर मैं 1 घंटे के और मज़ीद लेक्चर्स ले लेता हूँ।
ओके, और तुम्हारी स्ट्रेटजी ये रही थी कि तुमने एटलीस्ट एग्जाम लीव से पहले अपने लेक्चर्स को प्लान कर लिया कि ठीक है यार, सीजन चल रहा है, सही है, कोई मसला नहीं, अपने आप को ज़्यादा मैं ओवरवेल्म नहीं करूंगा, बहुत मिनिमम लेवल पर टारगेट सेट करूंगा, जहाँ ऑफ सीजन होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो उसको कंपनसेट करूंगा एंड बिल्कुल, मेक श्योर ये करूंगा कि जी अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने एग्जाम लीव से पहले किसी तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँ। बिल्कुल, बिकॉज अगेन जो एक टीचर है उसकी नॉलेज है, अगर वो नॉलेज आप 100 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे में एक बार प्रॉपर लेक्चर ले लें आप, तो उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है कि फिर जब आपके पास एग्जाम स्टार्ट हो रही थी फिर आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर, बिल्कुल। बिकॉज साइकोलॉजिकली आपकी माइंड में एक चीज़ है यार कि मैंने लेक्चर्स ले लिए और जो टीचर पढ़ा रहा है मुझे समझ में आ रहा है, द पॉइंट इज मैं बस एग्जाम में आकर उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँगा, रिवीजन कर लूँगा और प्रैक्टिस कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, एक चीज़ जो मुझे जैन की बड़ी अच्छी लगी, बहुत ही कैलकुलेटेड जो है वो जैन ने अपनी सीफएफ करा है। पहले अटैम्प्ट में 3 पेपर दिए थे, बिकॉज एक साल बाद नॉर्मली आर्टिकलशिप के एक साल बाद आपके पेपर ड्यू हो रहे होते हैं, तो 3 पेपर दिए, फिर 2 पेपर दिए, फिर 2 पेपर दिए, तो बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा आराम से और रीजनेबल वे में अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किए और पेपर दिया। और फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि जी जब ज़ाहिर सी बात है, जब आप बहुत ही कम अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट अपनी प्लेट पर रख रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, एफर्ट्स दे पा रहे हैं, स्ट्रेस में नहीं आ रहे, अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए। इंस्टेड ऑफ अगर 5 5 6 6 सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं तो शायद एग्रीगेट वाला शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक लिमिटेड टाइम में आप 6 सब्जेक्ट की जगह अगर 3 सब्जेक्ट पे टाइम दे रहे हैं तो अच्छी बात, इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि एक चीज़ होती है हार्ड वर्क और एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क ये होता है कि मतलब एक दिन आता है हफ्ते में, उसमें दिल चाहता है कि आप 5 घंटे भी पढ़ लें, उसमें बड़ा प्रोडक्टिव भी आप फील कर रहे होते हैं, तो आप 5 6 घंटे पढ़ लेते हैं। बट रोज़ आपको उठ के 1 2 घंटे देना या 3 घंटे देना, दैट्स द रियल टास्क। और मैं यही एडवाइस करता हूँ। मुश्किल है ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि खुद को बेड से उठा के स्टडी टेबल पे पुश करना ये टफ़ है। तो मैं बस यही एडवाइस करूँगा कि कंसिस्टेंट रहें। उसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं सीए में, मैं बस यही कहूँगा कि एक मोटिवेटिंग फ़ोर्स होनी चाहिए, एक ड्राइविंग फ़ोर्स होनी चाहिए। लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए, जो कि होता है, बिल्कुल होता है, और उसके लिए आना भी चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग इट, बट ओनली फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए वो नहीं होना चाहिए। एक ड्राइविंग फ़ोर्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ फर्म में लोग होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए आ जाते हैं या किसी और रीज़न के लिए आ जाते हैं। दिल नहीं होता उनका सीए में आने का, बट किसी और रीज़न के लिए आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं डिस्करेज करूँगा, क्योंकि फिर वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, यस। बट ये होता है कि वो खुश नहीं होते, जो क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ पूरी लाइफ ही आपको उसके साथ रहना है। और हमारा हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है ना कि वो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो मुझे अब सब कुछ आता है, बिकॉज होगा ये कि अगले साल टैक्स भी चेंज हो जाएगा, अगले साल लॉ भी चेंज हो जाएगा, 4 IFRS और आ जाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हो जाएगा, 4 रिक्वायरमेंट्स और आ जाएंगी, लाइक सस्टेनेबिलिटी, एक नया सब्जेक्ट आया। हमारे पास जो है वो डेटा एनालिटिक्स, एआई एक कम्प्लीटली फील्ड है, अकाउंटिंग और ऑडिट को इवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि वो आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, अप टू डेट रहना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और स्ट्रगल ही हम नॉर्मली इसमें कर रहे होंगे। कितनी आर्टिकलशिप रह गई है जैन अभी आपकी? मेरी अभी 1.5 साल रहेगी। 1.5 साल रह गई है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे के क्या प्लान्स हैं यार? आगे के प्लान्स ये हैं, 1.5 साल करने के बाद कोशिश तो ये है कि मैं अब्रॉड चले जाऊँ। अब्रॉड चले जाओ, ओके। फर्स्ट चॉइस मेरी मिडल ईस्ट है, सेकंड यूरोप है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट अगर अगर तुम ये जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसमें भी थोड़ा सा यार हम्म, स्टूडेंट्स वगैरह को बताओ कि तुम मिडिल ईस्ट या यूरोप को जो सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या तुम्हारा हम्म। क्राइटेरिया है नॉर्मली इसके पीछे? क्राइटेरिया ये है कि सबसे अच्छी चीज़ तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्लाइंट्स पे जा रहे होते हैं, आईटी सिस्टम्स को देख रहे होते हैं, कंट्रोल्स को देख रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ फिर आपकी इंक्वायरीज चल रही होती हैं क्लाइंट्स के साथ, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे इवॉल्व हो जाते हैं। और ओके। फिर ये होता है कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं सब्सटैंटिव टेस्टिंग में, हम्म। लेकिन वहाँ पे जाके ना, जो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिस पे आईटी रिलायंस के बगैर काम नहीं हो सकता, बहुत Obviously. मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ से फिर आपको थोड़ी बहुत आईटी की नॉलेज आ जाती है, तो एक अच्छा मिक्सचर होता है उस एक डिफरेंट experience का। एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट हम्म, लोगों के साथ आप काम करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। सही सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वंस अगेन जैन, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, माशाल्लाह फॉर द ग्रेट रिजल्ट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।